की हार के बाद उठते हुए अहम सवाल हैं जो आज हम पूछने वाले हैं। और ये अहम सवाल, कुढ़नी विधानसभा में जेडीयू की हार के बाद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मांगा है इस्तीफा। सुशील मोदी ने महागठबंधन पर उपचुनाव में पैसा बांटने और लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर इमोशनल कार्ड खेलने का आरोप लगाया। और इससे पहले महागठबंधन को पटकनी देकर गोपालगंज उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, जबकि कुढ़नी में भी बीजेपी को जीत मिली। अभी आरजेडी से नीतीश कुमार के हाथ मिला लेने के बाद भी अब तक 2 बार हार चुका है महागठबंधन। अब जेडीयू के साथ कोई नहीं, नीतीश कुमार के हाथ में कोई भी वोट बैंक नहीं, ऐसा दावा सुशील मोदी कर रहे हैं। अति पिछड़ा वोट बैंक भी भाजपा के साथ। इसी का परिणाम है कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई, ये सुशील मोदी कह रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या विकास के मुकाबले खड़ी की गई महागठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग हो रही है फुस, और वो बेअसर हो रही है। बिहार उपचुनावों के नतीजे ने दिया देश को राजनीतिक संदेश कि विकास का मुद्दा सबसे ऊपर है। ये संदेश निकल कर आ रहा है। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर नीतीश कुमार के आरजेडी से हाथ मिलाने का दांव क्या उल्टा पड़ रहा है? और क्या अब बिहार में जाति के बजाय विकास की राजनीति का सिक्का ज्यादा चल रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को लेकर मैं चलता हूं अपने संवाददाता राजेश राज के पास, जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, सबसे पहली बात ये कि देखिए, जिस तरह से कि हुआ था महागठबंधन का फिर से निर्माण, नीतीश कुमार ने फिर से हाथ मिलाया लालू यादव की आरजेडी के साथ। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ये था कि जातीय समीकरण, इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग करेंगे जिससे कि बिहार की राजनीति में अपने आप को बढ़िया से स्थापित कर पाए। लेकिन पहले गोपालगंज का नतीजा और अब कुढ़नी का नतीजा, ये याद रखिए कि उधर आरजेडी और जेडीयू साथ हैं, उसके बावजूद बीजेपी सीट निकाल रही है। क्या संदेश निकल कर आ रहा है राजेश? देखिए, गोपालगंज की जो हार थी, उस हार के बाद आरजेडी को कुढ़नी में सबक लेना चाहिए था, लेकिन आरजेडी ने अपनी जीती हुई सीट नीतीश कुमार को गिफ्ट कर दी। और वहां से अनिल सहनी, जो राज्यसभा में पहले जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा में सांसद थे, उन्होंने मात्र 100 वोटों से वहां पर जीत दर्ज की थी कुढ़नी में। आपको याद होगा कि बहुत मशक्कत के बाद उन्हें वो सीट जीतने में कामयाबी हाथ लगी। अनिल सहनी जब टिकट घोटाले में जब वो आरोपी होते हैं तो उनको सीट छोड़नी पड़ती है, और उसके बाद वो डिमांड करते हैं कि जब मोकामा में अनंत सिंह, जो बाहुबली नेता हैं, जिनके घर में AK-47 पकड़ाता है और उसके बाद उनकी मेमोरी चली जाती है, तो फिर आरजेडी उनकी पत्नी को उम्मीदवार बना सकती है, तो फिर अनिल सहनी की पत्नी को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया जा सकता है? उन्होंने यह भी सवाल खड़ा किया कि अगर एक मल्लाह का टिकट कटता है, वो निषाद समाज से आते हैं, तो एक निषाद समाज के लोगों को ही टिकट दिया जाए। तो मुझे जो लगता है, जो मोटे तौर पर मैं मुजफ्फरपुर में जो हमने बातचीत करी, उसके आधार पर मुझे जो दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं एक मल्लाह का टिकट कटकर वो टिकट कुशवाहा को चला जाता है और जनता दल यूनाइटेड वहां से चुनाव लड़ती है। आरजेडी अगर चुनाव लड़ती तो हो सकता था कि परिस्थिति कुछ और बदल सकती थी। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर हाथ तो मिला लिया, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो उतनी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो क्या वो टिकट देने के मामले में और नब्ज पहचानने के मामले में 20 पड़ रही है, भारी पड़ रही है महागठबंधन पर, जो कि गोपालगंज में भी जीत मिली और कुढ़नी में भी? देखिए, कुढ़नी में केदार गुप्ता पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं और वो वैश्य समुदाय से आते हैं, और बिहार में वैश्य समुदाय के लोग भी ओबीसी में आते हैं। खास करके जो मैं बता रहा था आपको कि निषाद समुदाय में कहीं ना कहीं यह मैसेज गलत गया कि एक निषाद के बेटे की मेमोरी जाती है तो किसी दूसरे निषाद को लड़ाया जाना चाहिए था। और नीतीश कुमार ने अपने लवकुश समीकरण को इंटैक्ट रखने के लिए कभी मंत्री रह चुके मनोज कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा। मनोज कुशवाहा की छवि उतनी दमदार नहीं रही है और आउटडेटेड प्लेयर वो माने जाते रहे हैं। इस
कहीं ना कहीं वहाँ से बसावन भगत हो, उमेश कुशवाहा हो, कई जो कोयरी बिरादरी से आने वाले जो विधायक थे वो चुनकर वहाँ आते रहे हैं, लेकिन मल्लाहों की तादाद वहाँ पर अच्छी खासी है। और एक मल्लाह का टिकट कटकर जनता दल यूनाइटेड स्वयं चुनाव मैदान में जब चली जाती है तो कहीं ना कहीं अति पिछड़े वर्ग के जो मतदाता है उनका मोह भंग होता है महागठबंधन से, और वही मोटे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि महागठबंधन का जो अति पिछड़ा वोट था वह शिफ्ट कर गया भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी वजह से कुडनी में जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। और एक छोटी सी बात लालचंद आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ जो साख और विश्वास का संकट जो बढ़ा है उसकी वजह से अब तेजस्वी यादव को भी यह जवाब देना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव के पास साख और विश्वास का संकट नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जाने के बाद जो उनकी लोकप्रियता है क्या घट रही है, यह एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं लोगों के जनमानस पर है। और आपको याद होगा कि जब बिहार में काबा गीत गाने वाली नेहा सिंह राठौर ने यह सवाल तेजस्वी से भी किया था कि 15 साल चच्चा और 15 साल पप्पा, यानी 30 साल का हिसाब भतीजा को अब देना पड़ेगा। 15 साल उनके पिताजी लालू प्रसाद और 15 साल नीतीश कुमार। जिस तरह से जिक्र किया कि कुर्नी में केदार गुप्ता पहले भी जीतते थे, तो ऐसी ही चीजों को काउंटर करने के लिए तो हाथ मिलाया सोशल इंजीनियरिंग के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ मिलाने के बावजूद कहीं ना कहीं महागठबंधन उस चीज को हासिल नहीं कर पा रहा है जिस चीज के लिए कि नीतीश कुमार ने वापस जाकर आरजेडी से हाथ मिलाया है। राजेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो उनकी जो खोई जमीन थी उस जमीन को वापस पाने के लिए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ हाथ मिलाया। लेकिन जो मोटे तौर पर मैं देख पा रहा हूं बिहार की सियासत को, उसमें कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता दिनों दिन घटती जा रही है वह एक बड़ी वजह है। और आरजेडी के साथ जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव मैदान में आकर किला फतह कर रही है। जाहिर तौर पर जिस जिन्न का लालू प्रसाद कभी जिक्र किया करते थे, कहते थे कि मतपेटी से जिन्न निकलता है, वह जिन्न अति पिछड़ा वोट हुआ करता था जो एक साथ ही लालू प्रसाद से शिफ्ट होकर नीतीश कुमार में चला गया। और जैसा सुशील मोदी से आज मैंने इंटरव्यू किया, उनकी बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि अब वो जो जिन्न है वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होता जा रहा है। और अति पिछड़े वोटों का जो कैरेक्टर रहा है कर्पूरी ठाकुर के जमाने से कि वो जिसके साथ भी जाता है पूरा अपना समुदाय, पूरा समूह लेकर जाता है। और करीब बिहार में 32% अति पिछड़े वर्ग के लोगों की का वोट है, जिसमें कि मल्लाह समुदाय के लोग, धानुक समुदाय के लोग, नोनिया समुदाय के लोग हैं और अन्य जो छोटी छोटी जातियां हैं उनका वोट बहुत ज़्यादा है। और वह एक निर्णायक वोट है जिसके सहारे नीतीश कुमार चुनावी बैतरनी पार करते रहे हैं। लेकिन उस पर अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी आबादी भी अच्छी खासी है बिहार में, तो वह वोटर अपने को पीएम मोदी से एसोसिएट करता है कि हाँ, कनेक्ट करता है अपने को कि पीएम मोदी भी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी उस समय विधानसभा चुनाव के दौरान थी, जिसकी वजह से 74 सीटें जीतने में बीजेपी को कामयाबी हाथ लगी, अब बीजेपी उससे उत्साहित होकर अकेले भी चुनाव मैदान में अगर जाती है और जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने अडॉप्ट किया, उसी फार्मूले को अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, जो दिख भी रहा है कि प्रेम रंजन पटेल जो धानुक समुदाय से आते हैं, नीतीश कुमार के परंपरागत वोटरों वाली बड़ी तादाद से वो आते हैं, उनको राज्यसभा में भेजने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जो उनकी बिरादरी के लोगों ने मोकामा में भारतीय जनता पार्टी को जमकर वोट भी किया। तो कहीं ना कहीं अति पिछड़े वर्ग में सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है। और आने वाले दिनों में जो लालू प्रसाद के स्वजातीय वोटर हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर है। और सीमांचल के इलाकों में जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है, वहां पर लालू प्रसाद के स्वजातीय मतदाता भी अब भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगे हैं, जो महागठबंधन के लिए कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें बढ़ा सकता है। और राजेश, जैसा कि सुशील मोदी ने अपनी बातचीत में बात ये कही है कि कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से पैसा बांटने का आरोप लगाया। ये भी कहा कि लालू यादव का जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसको लेकर के इमोशनल कार्ड भी खेला महागठबंधन ने। लेकिन क्या ये सारी चीजें कुढ़नी विधानसभा सीट पर महागठबंधन के काम नहीं आ पाई? देखिए लालचंद, आपने बहुत ही मौजूद सवाल पूछा है।
लेकिन सबसे जो मौजू बात यह है लालचंद्र, आपने गोपालगंज में भी देखा होगा और कुडनी में भी, जी ओवैसी की पार्टी जहां जहां चुनाव मैदान में खड़ी हो रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित हो रही है। और जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के जो परंपरागत वोटर हैं, जो मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं, वो भी उनको कहीं ना कहीं उनके वोटों को काटने का काम कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर कुडनी में जो दिखाई पड़ा कि मुकेश सहनी ने एक भूमिहार समुदाय से आने वाले एक व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा। मुकेश सहनी की कोशिश थी कि भूमिहार समुदाय के जो मतदाता हैं वो चूंकि बीजेपी के परंपरागत वोटर होते हैं तो वो वोट अगर कटता है तो बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन वहां पर जो उच्च वर्ग के जो मतदाता थे उन्होंने भी इंटैक्ट होकर के वोटिंग की और अति पिछड़े वर्ग के जो वोटर थे उनके मन में ये भाव गया कि अनिल सहनी की मेंबरी चली गई और किसी मल्लाह को वहां से चुनाव मैदान में उतारा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं अति पिछड़े वर्ग की गोलबंदी, उच्च वर्ग के जो मतदाता है उनमें जो क्षरण जो उसमें टूट डालने की कोशिश मुकेश सहनी की तरफ से की गई थी उसको इंटैक्ट रखने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की और यही उनके जीत की सबसे बड़ी जो वजह थी वो बनी है। और महागठबंधन में कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता का जो आकलन जो तमाम जो पॉलिटिकल पंडित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ सकते हैं कि लवकुश को इंटैक्ट करने के लिए एक मल्लाह का टिकट काटकर अगर कुशवाहा बिरादरी से मनोज कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा गया तो फिर इंटायर जो ओबीसी मतदाता थे वो महागठबंधन के साथ जा सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो या कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड हो या फिर सोशल इंजीनियरिंग जो महागठबंधन की फितरत रही है उसको भारतीय जनता पार्टी ने जो अडॉप्ट किया उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में अगर बीजेपी इसी तरह से सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला को अगर अपनाती रही तो बिहार की कहीं ना कहीं जो सियासी फिजा है वो बदल सकती है। एक सवाल जो कि यहाँ पर मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है राजेश, आपने कहा कि वो सीट कुढ़नी सीट लड़ना चाहिए था आरजेडी को लेकिन दे दिया जेडीयू को। क्या ऐसा कुछ है कि जब दोबारा महागठबंधन में नीतीश कुमार गए हैं, हाथ मिलाया है, तो अभी तक कहीं ना कहीं वो गैप है, वो दरार है और विश्वास का, भरोसे का वो बंधन, वो तालमेल दोनों पार्टियों के बीच अभी तक नहीं बन पाया है? ये भी इसका एक उदाहरण हो सकता है कि वहां पर लड़ना चाहिए था आरजेडी को लेकिन लड़ा दिया जेडीयू को। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि तालमेल का अभाव तो दिखाई पड़ता है। हालांकि तेजस्वी जो कभी अपने चाचा को पलटू चाचा कहा करते थे, मंचों पर ताबड़तोड़ पैर छूने का काम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी साफ साफ उनको दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर पर चाचा को सॉफ्ट करने के लिए भतीजे जो हैं वो लगातार उनका चरण स्पर्श करते हुए देखे जाते हैं। कई मौकों पर खुले तौर पर ऐसा दिखाई पड़ा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब लालू प्रसाद की आरजेडी में उतनी नहीं चलती जितनी कि तेजस्वी ने अपना ग्रिप पार्टी पर बना लिया है। तीसरी बात जो अहम है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन दोनों, तेजस्वी बहुत हद तक नीतीश कुमार की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बहुत कम बोलने की कोशिश करना, फाइलों के निपटारे में ये कहना कि नीतीश कुमार जिस तरीके से कार्य का निष्पादन करते हैं उसको सीखना। इसके बावजूद कुढ़नी कहीं ना कहीं सबक है कि आरजेडी ने अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर, सिटिंग सीट अमूमन कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन सिटिंग सीट छोड़कर मनोज कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारना, लवकुश समीकरण को, और उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान जो है उसको बहुत संक्षेप में आपको कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने रिजल्ट आने के तुरंत बाद ट्वीट किया, कहा कि जनता हमारे हिसाब से नहीं चलती है, जनता के हिसाब से हमें चलना होगा। उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के केंद्रीय संसदीय बोर्ड जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में लाई है। अब देखना होगा कि जनता दल यूनाइटेड में भी इस विरोध का बिगुल जो है उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद फूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में क्या कुछ नया समीकरण का आगाज होता है, उसका हम लोगों को इंतजार रहेगा। बिल्कुल, उसका इंतजार करना होगा। और आपने एक बात जो कही ना कि जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि जनता जो है वो दिनों दिन ज़्यादा परिपक्व होती जा रही है। और बिहार जैसा राज्य जहां पर जाति का कार्ड, सोशल इंजीनियरिंग सबसे ऊपर हुआ करता था, ऐसा 2 उपचुनावों से ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर विकास का मुद्दा भी भारी पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए और विस्तार से
बातचीत करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेश राज हमसे जुड़े हुए थे और बिहार की राजनीति में इन दिनों जो दिखाई पड़ रहा है, खासतौर पर उपचुनाव के नतीजों में, उस पर हम बात कर रहे थे। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। हमने अभी आपको दिखाया कि बिहार के उपचुनाव का क्या पैगाम है। अब हम जो खास चर्चा करने वाले हैं वो इस पर कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो नतीजे आए हैं उसमें क्या पैगाम छुपा हुआ है,